दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.7। मूवी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इससे जुड़ी थ्योरीज के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। इसलिए फिलहाल सीधा शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पुलिस हर जगह एक नोटिस जारी करती है कि जिन घरों में लाइसेंसी बंदूकें हैं वो अपनी बंदूकें पुलिस को सौंप दें। अब कई लोग पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बंदूकें जमा करने लगते हैं। दूसरे सीन में हमारे हीरो अजय की एंट्री होती है। वो इस समय रजिस्ट्रार ऑफिस में अपर्णा से शादी कर रहा होता है। इस बीच अजय का एक दोस्त वहाँ आता है और उसे फोन देते हुए कहता है कि पुलिस ने तुम्हें कॉल किया है। अजय कॉल पर पूछता है कि क्या हुआ सर, कोई समस्या है? तो वो पुलिस वाला बताता है कि अप्पू पिल्लई आपके पिता है ना, हमने उन्हें कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए आपको फोन किया है। आपको खबर तो मिली होगी कि जिन लोगों के पास लाइसेंसी गन है उन्हें इस पुलिस स्टेशन में जमा कराना है। आपके पिता के पास भी एक गन है, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। ये सुनकर अजय जवाब देता है कि शायद मेरे पापा बिजी होंगे, कोई बात नहीं, मैं शाम तक गन लाकर जमा कर दूंगा, फिलहाल मैं बिजी हूँ सर। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना घर का पता हमें बता दीजिए, हम खुद आ जाएंगे। इस तरह वो अजय से उसके घर का पता ले लेता है। उसी समय अजय के पास शिवा नाम का एक कांस्टेबल भी होता है जो अजय के लिए बड़े भाई जैसा है। शिवा अजय से कहता है कि तुम अपने पापा को फोन करके पूछो। फिर अजय अपने पापा अप्पू को फोन करके पूछता है कि पापा क्या गन मिल गई? तो अप्पू जवाब देते हैं नहीं मिली, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। इस तरह वो गुस्से में अजय का फोन काट देते हैं। इसके बाद शिवा अजय को सलाह देता है कि देखो अजय, मेरी बात मानो, गन खो जाने की पिटीशन दाखिल कर दो। अगर किसी ने उस गन का गलत इस्तेमाल किया तो केस हम पर ही आ सकता है, इसलिए किसी जोखिम से पहले पिटीशन डाल दो। अजय कहता है देखो भैया, मैं पहले ही इस बारे में पापा से बात कर चुका हूँ, लेकिन पापा इसके लिए तैयार नहीं है। वैसे भी पापा गन ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं अजय और अपर्णा की शादी के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त दूसरी ओर पुलिस वाले भी अप्पू के घर पहुंचते हैं। अप्पू पुलिस को सच बता चुके होते हैं कि उनकी गन खो गई है, लेकिन फिर भी नियम के हिसाब से पुलिस उनके घर की तलाशी लेती है, पर गन फिर भी नहीं मिलती। यहाँ एक और बात है कि अप्पू एक्स मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। तभी अजय वहाँ पहुँचता है और पुलिस वालों से कहता है कि सर, मैं इनका बेटा हूँ और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। पुलिस वाला अजय और अप्पू को हल्की सी डांट लगाते हुए कहता है कि आपके पापा तो एक मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने गन कैसे खो दी? इलेक्शन का समय चल रहा है, इसीलिए हमें ये बात पता चली। अगर इलेक्शन का समय ना होता तो शायद हमें या आपको भी ये बात पता नहीं चलती। अगर इस बीच किसी ने उस गन का मिसयूज किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये सुनकर अब अप्पू थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं कल ही पिटीशन डाल दूंगा कि मेरी गन खो गई है, लेकिन फिर भी आपको तसल्ली ना मिले तो आप इलेक्शन वाले दिन मुझे पुलिस स्टेशन में पूरे दिन बिठाए रखना। उस रात अजय अपनी चिंता अपने दोस्त के साथ शेयर करता है तो उसका दोस्त उसे सलाह देता है, अरे यार, उस मामले को छोड़ो, अभी तुम्हारी शादी हुई है, थोड़ा आराम करो, कुछ नहीं होगा, तुम लोगों ने पिटीशन फाइल कर दी है, वही काफी है। इतना कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद अपर्णा अजय के पास आती है। अजय कहता है मैंने नहीं सोचा था कि हमारी शादी के दिन ऐसा कुछ होगा। फिर अप्पू अजय के पास आते हैं और गुस्से में कहते हैं कल मिनियन को बुलाओ और उसे कहना कि 2-3 लोग साथ लेकर आए, कल हमें पेड़ों पर चढ़ना है। अजय जवाब देता है ठीक है पापा, मैं उसे खबर कर दूंगा। फिर सुबह अपर्णा घर के थोड़ा आगे जाकर सेल्फी लेने लगती है। अब अजय का घर जंगल के बीचों बीच है, चारों ओर हरियाली फैली हुई है, इसलिए अपर्णा इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रही है कि तभी उसकी नजर एक पेड़ पर रखे पुराने रेडियो पर पड़ती है। अजय वहां आकर कहता है कि हाँ, ये वो रेडियो है। कहा जाता है कि रामायण के समय वानर सेना यहीं पर थी, आजकल इनकी जगह बंदरों ने ले ली है। उन बंदरों ने ही हमारा रेडियो चुराया था, और बस रेडियो ही नहीं, उन्होंने घर से और भी कई चीजें चुरा ली थी, यहाँ तक कि ये बंदर चच्चू के खिलौने भी कई बार चुरा कर ले जाते थे। अपर्णा मजाक में कहती है कि हो सकता है कि बंदर ही तुम्हारे पापा की गन ले गए हों। इस पर अजय कहता है कि तुम जो सोच रही हो वो पापा पहले ही सोच चुके हैं, इसलिए उन्होंने कल रात कहा कि कुछ आदमियों को बुलाओ जो पेड़ पर चढ़ सकें। कुछ देर बाद कुछ लोग आते हैं और पेड़ों पर चढ़कर गन ढूंढने लगते हैं, लेकिन पेड़ों पर गन नहीं मिलती, वहाँ बस फालतू चीजें पड़ी होती हैं। इसके बाद अप्पू कहीं बाहर जाने के लिए अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे का ताला टूट चुका होता है।
इसलिए मजबूरी में वो दरवाजा वैसे ही बंद करके बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद थोड़ी दूर पर ही उन्हें भारी ट्रैफिक मिलता है, तो अप्पू लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं। ये देखकर पुलिस वाला ट्रैफिक को साफ करके अप्पू को आगे बढ़ने देता है। दूसरे सीन में सुमन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो जंगल के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। साथ ही सुमन का एक छोटा सा शराब का कारोबार भी है, जहाँ चोरी छुपे लोग उससे शराब खरीदते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि अप्पू जंगल के रास्ते से गुजरते हुए सुमन को हाय कहते हैं। दूसरी ओर अपर्णा अजय के घर में कुछ फोटोग्राफ्स देख रही होती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि अजय की पहले भी शादी हो चुकी थी। उसकी पहली पत्नी का नाम प्रवीणा था और उनके बेटे का नाम चच्चू था, और शादी के 2-3 साल बाद ही प्रवीणा की डेथ हो चुकी थी। खैर, इस समय अजय एक ऑफिसर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और अपने बेटे चच्चू की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा रहा होता है और कुछ डिटेल्स साझा कर रहा होता है। फिर अगले दिन जब अजय वापस अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके सभी कलीग उससे पूछते हैं कि हनीमून पर कहां जा रहे हो, कम से कम अपर्णा को हमारा फॉरेस्ट एरिया तो दिखाओ। वैसे बेंगलुरु में अपर्णा क्या करती थी? तो अजय जवाब देता है कि वो फील्ड में काम करती थी, लेकिन इंटरेस्ट ना होने की वजह से उसने वो जॉब छोड़ दी। इसी बीच अजय के दोस्त को एक कॉल आता है और पता चलता है कि जंगल में गोलीबारी हुई है। वो तुरंत वहां पहुंचने लगते हैं। ठीक उसी समय ये खबर सभी टीवी चैनलों पर भी चल रही होती है। पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है और वो कुछ पोस्टरों पर गोलियों के निशान देखते हैं। ये देखकर पुलिस वाले सुमन पर शक करने लगते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वही इसके पीछे है। ये भी पता चलता है कि कुछ साल पहले सुमन के नक्सलियों से जुड़े होने की अफवाह थी और उसने एक बार लोकल बॉम्ब बनाने की कोशिश की थी, जो वहीं फट गया था। इसके बाद सारा इलाका चेक करने के बाद एक अधिकारी आकर रिपोर्ट करता है कि वहाँ कोई बॉम्ब नहीं मिला और पोस्टरों पर जो निशान हैं वो राइफल से नहीं बल्कि पिस्तौल से हुए हैं। ये सुनकर अजय हैरान रह जाता है, क्योंकि हाल ही में उसके पिता की गन गायब हुई थी और उसे शक होता है कि शायद उसी गन से फायरिंग हुई होगी। इसके बाद अजय वापस घर आता है और अपने दोस्त को वीडियो कॉल पर दिन की घटनाएं बताने लगता है। उसका दोस्त उसे दिलासा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नक्सलियों का काम हो सकता है, तुम चिंता मत करो। बाद में अपर्णा अजय के पास आकर कहती है कि इतनी रात हो गई फिर भी आपके पिता अब तक घर नहीं लौटे। अजय कहता है कि शायद वो किसी काम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे, और वैसे भी वो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं ना। दूसरी ओर अप्पू अपनी गाड़ी से घर लौट रहे होते हैं, लेकिन कुछ दूरी के बाद उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। वो तुरंत अजय को कॉल करके अपनी लोकेशन बताते हैं और उसे वहां आने को कहते हैं। जब अजय पहुंचकर गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो तुरंत चालू हो जाती है। घर लौटने के बाद अप्पू कुछ कागज जंगल में ले जाकर जला रहे होते हैं। ये देखकर अपर्णा सोचने लगती है कि इतनी रात को पापा क्या जला रहे हैं। जब वो ये बात अजय को बताती है तो अजय और अपर्णा उस जगह पर जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो जा नहीं पाते। सुबह होने पर अजय और अपर्णा शिवा को बुलाकर उस जगह पर जाते हैं जहां अप्पू ने कुछ जलाया था। जगह का निरीक्षण करने के बाद शिवा पूछता है कि क्या आप लोग यहाँ अक्सर आते हैं? अजय जवाब देता है कि नहीं, हम यहाँ नहीं आते, ये प्रॉपर्टी हमारी ही है, लेकिन हम यहाँ कम ही आते हैं। शिवा ये देखकर कहता है कि यहाँ कोई बार बार आकर कुछ जलाता है, क्योंकि एक बार जलाने से जमीन इतनी काली नहीं होती। तभी अप्पू वहाँ आता है और शिवा की बातें सुनता है। शिवा पूछता है, अंकल ये जमीन कहाँ तक आपकी है? अप्पू जवाब देता है कि ये सारी जमीन हमारी थी, लेकिन मैंने आधी बेच दी। जाते जाते शिवा अजय से पूछता है कि क्या सुमन यहाँ आया था? अजय जवाब देता है कि नहीं। शिवा कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा सुमन से मिलते रहते हैं, उन्हें समझाओ, माहौल ठीक नहीं है, सुमन से दूरी बनाए रखें। बाद में जब शिवा अपने पुलिस स्टेशन लौटता है तो उसे एक मेल मिलता है। वो इस मेल के बारे में अजय को बताता है और वो कर्नाटक के लिए रवाना होते हैं। ये मेल अजय के बेटे के बारे में होता है। दूसरी ओर अप्पू पुराने अखबारों में से कुछ नोट्स लेकर चच्चू की नोटबुक में लिख रहे होते हैं। फिर अप्पू दोबारा सुमन से मिलने जाते हैं। कर्नाटक में अजय और शिवा एक मोर्चरी रूम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बच्चे की लाश दिखाई जाती है। अजय बच्चे को देखते ही रोते हुए कहता है कि ये मेरा चच्चू नहीं है। अगले दिन एक महिला जनगणना के लिए अप्पू के घर आती है और घर के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगती है। अप्पू उसे एक लिस्ट देते हुए कहते हैं कि सभी जानकारी इसमें लिखी है, लेकिन महिला फिर भी पूछने लगती है। अब अप्पू अपने बेटे का पूरा नाम याद नहीं कर पाते, इसलिए वो फोन में देखकर उसे बताते हैं। वो महिला कहती है कि घर में और कोई है, मैं उनसे भी सवाल कर लूंगी, लेकिन अप्पू किसी को भी बुलाते नहीं हैं, जबकि अपर्णा घर में मौजूद होती है और खिड़की से ये सब देख रही होती है।
जब अजय घर लौटता है तो अपर्णा उसे बताती है कि आज पापा ने मेरे होते हुए भी मुझे नहीं बुलाया। मैं जानबूझकर पापा के सामने गई, लेकिन उन्होंने मुझसे सामान्य बात की और इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने पापा के कमरे में जाकर उनका फोन चेक किया। फोन में केवल 10 नंबर ही सेव्ड हैं। उसी वक्त अप्पू अजय के पास आकर उसे डांटते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे दरवाजे का लॉक ठीक करवा दो। अजय भी ये नोटिस करता है कि उसके पापा इन दिनों उस पर गुस्सा कर रहे हैं। अजय फिर अपर्णा से पूछता है कि तुम पापा के कमरे में क्यों गई? पापा को ये सब पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए। अगर कोई भी उनके कमरे में जाता है तो पापा तुरंत पहचान जाते हैं और इसी वजह से वो हम पर गुस्सा हैं। अपर्णा कहती है कि हाँ, मैं पापा के कमरे में गई थी। वैसे भी मैं कोई पराई नहीं हूँ, मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ। अजय समझाते हुए कहता है कि देखो अपर्णा, पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनके कमरे में जाए या उनकी चीजों को हाथ लगाए। अपर्णा कुछ टैबलेट्स दिखाते हुए कहती है कि पापा के गुस्से की वजह शायद ये टैबलेट्स हैं। ये टैबलेट्स तो न्यूरो पेशेंट्स को दी जाती हैं। एक दिन पापा के दोस्त आए थे, उनसे बात करते हुए पापा कुछ नोटबुक में लिख रहे थे और वो रात तो तुम्हें याद होगी जब पापा ने हमें कॉल किया था कि उनकी कार बंद हो गई थी। असल में वहाँ 2 रास्ते थे और शायद पापा भूल गए होंगे कि असली रास्ता कौन सा है। मुझे लगता है पापा को कोई बीमारी है, डॉक्टर को दिखाना बेहतर होगा। इस पर अजय अपर्णा को अपने पापा के बारे में कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि देखो अपर्णा, मेरे पापा को भूलने की बीमारी है। ये बात मुझे चचूड़ी के जरिए पता चली। जब मैंने पापा को डॉक्टर के पास ले जाने की बात की तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि वो ठीक हैं। एक दिन मैंने उनके दोस्त जैकब को घर बुलाया। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है। कुछ दिनों पहले जैकब अप्पू से मिलने आया था। बाद में अजय ने जैकब से कहा कि माँ के मरने के बाद पापा में बहुत बदलाव आ गए हैं और वो बाहर भी कम ही जाते हैं। जैकब ने कहा कि देखो अजय, ये तुम्हारे पापा की एक बेहतरीन रणनीति है। दरअसल उन्हें पहले से ही भूलने की बीमारी है, लेकिन वो इसे बहुत चालाकी से छिपा रहे हैं। अजय ने पूछा कि आपको कब पता चला? जैकब ने जवाब दिया कि तुम्हारे पापा रिटायरमेंट की वजह से घर नहीं आए थे, उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया था। सर्विस के दौरान ही वो चीजें भूलने लगे थे। एक दिन वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर भी भूल गए थे और वो गन बाद में वॉशिंग मशीन में मिली थी। इसी भुलक्कड़पन की वजह से उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया था। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और अजय यही सच्चाई अपर्णा को बताता है। अगले दिन अपर्णा जंगल में जाकर वहाँ का माहौल देखने लगती है। वहाँ उसे कई खिलौने दिखते हैं। फिर वो लैपटॉप पर चच्चू के बचपन के वीडियोस देखने लगती है। बाद में अपर्णा अजय से पूछती है कि पापा का बिहेवियर चच्चू के प्रति कैसा था। ये सुनकर अजय कहता है कि जब चच्चू 2 साल का था तब प्रवीणा को कैंसर हुआ था, जिस वजह से हमें अक्सर हॉस्पिटल आना जाना पड़ता था। इस बीच पापा ही चच्चू की देखभाल किया करते थे। ये सुनकर अपर्णा पूछती है कि क्या पापा को चच्चू के मिसिंग होने के बारे में कुछ पता हो सकता है? शायद उन्हें इस बारे में कुछ याद हो लेकिन भूल गए हों। तुमने ही कहा था ना कि जब प्रवीणा को हॉस्पिटल ले जाना था तो एक बार तुम चच्चू को पापा के पास छोड़कर हॉस्पिटल चले गए थे और फिर जब तुम वापस आए तो चच्चू यहाँ नहीं था, वो मिसिंग था। तो इस तरह अपर्णा की ये बातें सुनकर अजय सोच में पड़ जाता है। उधर पुलिस को सूचना मिलती है कि जंगल में एक लाश मिली है। फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचकर जांच शुरू करती है। अब ये सब घटनाएं अजय के घर के पास ही हो रही थी, तो अजय और अपर्णा वहां जाने लगते हैं। शिवा उन्हें देखकर कहता है कि अरे यार, तुम दोनों यहाँ क्यों आए? जल्दी से घर जाओ, बाद में आकर सब बताता हूँ। फिर एक फॉरेंसिक अधिकारी पुलिस से कहता है कि सर, इस गड्ढे में एक कंकाल मिला है, लेकिन ये इंसान का नहीं बल्कि बंदर का है। उसी रात अजय का एक दोस्त उससे मिलने आता है और दोनों उस बंदर के कंकाल पर चर्चा करते हैं। अजय का दोस्त कहता है कि अभी अभी मैटरनिटी हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है कि बंदर गोली लगने से मरा था। एक और बात है कि जिस जगह पर ये कंकाल मिला वो जमीन 2 साल पहले तक अप्पू की थी। दूसरी तरफ अप्पू अपने कमरे में पुराने अखबार और कागजों को निकालकर कुछ चीजें नोट कर रहा होता है। बाद में अजय घर आकर अपर्णा से कहता है कि वो बंदर गोली लगने से मरा था और उसकी मौत 3 साल पहले हुई थी। मेरे पापा ने वो जमीन 2 साल पहले बेची थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में अधिकारी उसी केस पर चर्चा कर रहे होते हैं। एक पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है कि सर, बंदर के शरीर से जो गोली मिली है वो .32 कैलिबर की है और ये उसी साइज की बुलेट है जो अप्पू सर की गन में भी फिट हो सकती है, इसलिए अप्पू सर की गन होने की संभावना है। एक कांस्टेबल कहता है कि सर, अप्पू सर का पोता चच्चू भी 3 साल पहले गायब हुआ था। वैसे भी पहले भी वो बच्चा मिसिंग हुआ था। जब भी वो वापस मिलता था तो कोई ना कोई कहानी सुनाता था। तीसरी बार वो बच्चा गायब हुआ है और तब से कभी नहीं मिला। हमने उसकी बहुत तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दूसरी ओर अजय जब कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि उसके पापा सुमन से बात कर रहे हैं। बाद में अजय अपने पापा से पूछता है कि पापा, आपकी गाड़ी कहाँ है?
अप्पू कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। अजय कहता है, अरे ऐसा कैसे, कल ही तो फुल करवाया था। ठीक है, आप बैठिए, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। रास्ते में वो बंदर के बारे में बात करता रहता है, लेकिन अप्पू कोई जवाब नहीं देते। अब फिल्म के दौरान हम देखते हैं कि अप्पू लगातार किसी हॉस्पिटल में जाकर बिल्स के बारे में पूछते रहते हैं और हॉस्पिटल के लोग उन्हें बिल्स देते रहते हैं। अगले दिन जब अप्पू घर लौट रहे होते हैं तो दो रास्तों के पास पहुंचकर कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि किस रास्ते से जाएं। तभी सौभाग्य से गांव की ओर जाने वाली बस दिखती है और अप्पू उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। घर पहुंचने पर उनका दोस्त अमृत उनसे कहता है कि अरे यार, आखिरकार तुम मिल गए, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास कब आऊं। अब अप्पू अमृत को पहचान नहीं पाता। घर के अंदर जाकर फोटोज देखकर उसे पहचानता है और उसी तरह अप्पू ने अमृत के नाम की एक नोट्स भी बनाई हुई थी। इस नोट्स को देखते हुए वो अमृत से उसके हाल के बारे में पूछता है। अमृत भी आर्मी का ही होता है, लेकिन अप्पू अपने नोट्स में देखता है कि अमृत आर्मी जैसा नहीं दिखता और उसकी बातें झूठी लगती हैं। जब अप्पू अमृत से कुछ सवाल पूछता है तो अमृत घबराकर भागने की कोशिश करने लगता है। इस बीच दोनों के बीच हल्की हाथापाई हो जाती है। अमृत अप्पू के नोट्स देखकर कुछ पन्ने फाड़कर अपनी जेब में रख लेता है। उसी वक्त अजय और अपर्णा वापस घर आते हैं तो अमृत बहुत सामान्य तरीके से बात करने लगता है कि बस इस रास्ते से जा रहा था तो सोचा तुम्हारे पापा से मिल लूं। लेकिन अप्पू को समझ नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या है। वो अभी भी घटना को भूल चुका होता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के पास दो फोटोग्राफर्स एक फोटो दिखाते हैं जिसमें एक बंदर के पास एक गन होती है। पुलिस वाला अप्पू को पुलिस स्टेशन बुलाकर उस फोटो को दिखाता है और पूछता है कि क्या ये गन आपकी है। अप्पू कहता है कि हाँ, ये मेरी ही है। इसके बाद वो पुलिस वाला अपने सीनियर्स के पास जाकर बताता है कि सर, ये गन अप्पू सर की हो सकती है क्योंकि ये गन किसी और की नहीं हो सकती। सभी ने अपने अपने गन सरेंडर कर दिए हैं। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि हो सकता है कि बंदर के हाथ में जो गन है वो नकली या खिलौना हो और वैसे भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। पब्लिक में ऐलान कर दो कि वो थोड़ा चौकस रहें। दूसरी तरफ अप्पू अपने कमरे से कुछ पेपर्स इकट्ठा करके फिर से उसी जंगल में जाकर जलाने लगता है। अपर्णा चुपचाप उसे देख लेती है और उसके जाने के बाद उन पेपर्स को हासिल करने की कोशिश करने लगती है। तभी अप्पू वहां आकर अपर्णा को साइड में हटा देता है। अब दोनों के बीच हल्का सा झगड़ा होता है। तभी अजय आकर उनकी लड़ाई को रोक देता है। इस दौरान दोनों नीचे गिर जाते हैं और अप्पू जो हुआ उसे भूल जाता है। अजय और अपर्णा को उल्टा डांटते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों को कोई समस्या है? घर के अंदर जाकर लड़ाई करो, बाहर आकर लड़ाई क्यों कर रहे हो? अपर्णा अजय से कहने लगती है कि देखो अजय, तुम्हारे पापा कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं और हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाले अप्पू के घर आकर उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अजय और अपर्णा सुमन के पास जाकर पूछते हैं कि मेरे पापा अक्सर तुमसे क्यों मिलते हैं? सुमन बताता है कि एक दिन जब मैं कहीं जा रहा था तो मुझे जंगल से गन फायर की आवाज सुनाई दी। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि तुम्हारे पापा चच्चू को बहुत मार रहे थे। मैंने जल्दी से जाकर उन्हें रोका। अप्पू कहता है कि ये बच्चा है, इसने मेरी लॉकर से मेरी गन लेकर एक बंदर को मार दिया। वो मरे हुए बंदर को दिखाने लगता है। सुमन पूछता है कि क्या इसकी मम्मी और पापा घर पर नहीं है? तो अप्पू जवाब देता है कि पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं। ये मुझे अपने सर पर बैठाकर चले गए। उस समय अजय और प्रवीणा हॉस्पिटल गए थे, इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को भी इस बारे में पता ना चले, अप्पू और सुमन उस बंदर को वहीं दफना देते हैं। इस दौरान एक बंदर ऊपर से उन्हें देख रहा होता है और मूवी में ये बंदर हमेशा अप्पू को ही देखता रहता है। इसके बाद अप्पू इस घटना को भूल जाता है और ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन अप्पू सुमन के पास जाकर कहता है कि मेरी गन गायब हो गई है। सुमन उसे उस दिन की घटना के बारे में फिर से बताता है, ये कहते हुए कि अप्पू ने चच्चू को मारा था क्योंकि चच्चू ने उसकी गन लेकर एक बंदर को मार दिया। उन्होंने उस बंदर को दफना दिया था। इसके बाद अप्पू हर रोज सुमन के पास जाकर उसे हाय हेलो बोलते हुए उसी दिन की घटना बार बार सुनता रहता है और अप्पू ऐसे सुनता है जैसे ये पहली बार हो रहा हो। इस बीच अपर्णा जले हुए पेपर्स के पास जाकर कुछ टुकड़े इकट्ठा करने लगती है। अजय पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों पर भड़क जाता है कि मेरे पापा 70 साल के हैं और आपने बेवजह इतनी देर तक उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा है। शिवा अजय को समझाते हुए उसे साइड में ले जाता है और कहता है कि अजय, मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया। इस तरह अपर्णा एक पेपर में देखती है कि कुल 6 बुलेट्स हैं, जिनमें से 2 मिसिंग हैं। अपर्णा अप्पू के कमरे में जाकर सब कुछ तलाश करती रहती है। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले अप्पू से कई सवाल पूछते हैं, लेकिन अप्पू कुछ भी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद अमृत पुलिस स्टेशन में आता है। दरअसल अमृत कोई आर्मी वाला नहीं, बल्कि अप्पू का सीक्रेट थेरेपिस्ट था। वो हर 1 या 2 महीने में अप्पू से मिलने आता है
और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करता है। अमृत पुलिस वालों से कहता है कि सर, अगर अप्पू ज्यादा पैनिक हो जाता है तो वो अचानक सब कुछ भूल जाता है। इसके बाद वो एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करता है। पुलिस वाला अपने सीनियर को रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि सर, अप्पू को मानसिक समस्याएं हैं। अगर इस बारे में बाहर बात आई तो मीडिया हम पर सवाल उठाएगी। अप्पू को ये समस्या 16 साल से है, लेकिन उसके पास गन 8 साल से है। कोर्ट हमें यही पूछेगी कि इस पागल बुजुर्ग को गन कैसे दी। बेहतर यही होगा कि हम इसे छोड़ दें। इस बीच अपर्णा को एक लॉकर में वो गन नजर आती है। उसी समय अजय अपने पिता को लेकर घर लौटता है। अप्पू जब अपने कमरे में आता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसके कमरे में आया था। वो अजय को डांटता है कि कौन मेरे कमरे में आया था। अपर्णा डॉक्टर अमृत से पूछती है कि क्यों कोई अपनी यादें जलाएगा। अमृत जवाब देता है कि अगर कोई चीज भूलना चाहता है तो वो उसे जला देता है। जैसे अगर हमें अपने मोबाइल में किसी का मैसेज बार बार देखना पसंद नहीं होता तो हम उसकी टेक्स्ट हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं, जबकि बाकी लोगों के मैसेजेस फिर भी फोन में पड़े रहते हैं। फिर बाद में अपर्णा अजय के पास आकर वो नोट्स दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे पापा ने इस नोट में ये लिखा है कि पूरे 6 बुलेट्स हैं, जिनमें से 2 मिसिंग हैं। अब मान लिया कि एक बुलेट से बंदर मर गया, लेकिन दूसरी बुलेट कहाँ है, उसका क्या हुआ? ये सब सुनकर अजय फिर से गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम पापा के कमरे में फिर क्यों गई? मैंने तुम्हें ऑलरेडी मना किया था ना। अब अपर्णा चुप न रहते हुए अजय से सवाल करती है कि उस बंदर के पास किसकी गन है और तुम्हारे पापा ने अपनी गन पुलिस को क्यों नहीं सौंपी, जबकि उनकी गन तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। घर में गन होने के बावजूद भी आखिर उन्होंने मिसिंग की शिकायत क्यों की? आगे वो कहती है कि अजय, मुझे लगता है तुम्हारे पापा कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है कि वो भूलने का नाटक कर रहे हों। अब अजय कहता है कि बस करो अपर्णा, तुम्हारे सवालों की कोई जरूरत नहीं। तुम चच्चू के बारे में जानना चाहती हो, पापा भी वही जानना चाहते हैं। वो पुराने न्यूज़पेपर्स के जरिए सुराग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी उन्हें लगता है कि वो खुद प्राइम सस्पेक्ट हैं, तो वो सोचते हैं कि क्या उन्होंने कोई गलती की और भूल गए। वो अपने तरीके से जांच करते हैं। पेपर्स इकट्ठा करके उन्हें जला देते हैं ताकि अपनी यादों से मिटा सकें। पेपर्स जलाने के बाद वो चच्चू के बारे में फिर से जांच शुरू करते हैं। इस तरह से वो बार बार एक लूप में होता जा रहा है और वो बार बार ये इन्वेस्टिगेशन खुद से करते आ रहे हैं। अब अपर्णा अजय से कहती है कि पापा ने इस केस को पहले ही सुलझा लिया है और शायद ये बात तुम भी जानते हो। अजय, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमने पुलिस वालों को क्या कहा था, याद है ना? तुमने कहा था कि तुम हॉस्पिटल चच्चू के बर्थडे वाले दिन गए थे, यानी 19 मार्च को। तो फिर तुमने पुलिस वालों को ये क्यों कहा कि चच्चू 20 तारीख को मिसिंग हुआ था? ये सुनकर अब अजय अपनी पूरी कहानी बताने लगता है और यहाँ से सीन 3 साल पीछे चला जाता है। अजय अपनी पत्नी प्रवीणा के साथ घर लौटता है और फिर कुछ काम से बाहर जाता है। जब वो शाम को लौटता है तो घर में चच्चू की लाश पड़ी होती है। ये देखकर अजय शॉक में रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ, तो प्रवीणा कहती है कि चच्चू अपने दादाजी की गन से खेल रहा था। मैंने उसे मना किया, गन छीनने की कोशिश की और इसी दौरान गोली चल गई और चच्चू मर गया। मुझे चच्चू चाहिए। इसके बाद अजय और प्रवीणा बहुत देर तक रोते रहते हैं और इस बीच अप्पू वापस अपने घर आता है, लेकिन अजय चाहते हुए भी उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि अप्पू को भूलने की बीमारी थी और वो ये बात बार बार अपने पिता को बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। फिर वापस आकर जब अजय प्रवीणा को देखता है तो वो होश में नहीं होती, इसलिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी बीवी ने खुद को मारने की कोशिश की है, इसलिए मुझे पुलिस को बुलाना होगा। तभी अजय कहता है कि नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मेरी पत्नी का कीमोथेरेपी चल रहा है, शायद उसने ओवरडोज ले लिया है। डॉक्टर फिर अजय से प्रवीणा की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगती है। इसके बाद जब अजय रिपोर्ट्स लेने वापस घर लौटता है तो चच्चू की लाश गायब होती है और कमरा साफ सुथरा दिखता है। इस बारे में पूछने के लिए अजय अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके पिता ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने आज पहली बार अजय को देखा हो। वो पूछते हैं, सारा दिन तुम कहाँ थे? अब इस स्थिति में अजय अप्पू से कुछ पूछता भी तो क्या पूछता, क्योंकि अगर अप्पू को कुछ पता भी था तो वो भूल चुका होगा। बाद में अजय अपनी पत्नी को घर लाकर उसका इलाज करवाने लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। इस बीच अप्पू को अपने पोते के बारे में याद आता है और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसे पता चलता है कि गन में 2 बुलेट्स मिसिंग हैं। इस तरह वो फाइनली इस केस को सॉल्व कर देता है। अप्पू एक दिन अजय से कहता है कि सुमन ने बताया था कि चच्चू ने मेरी गन से एक बंदर को मार दिया था, लेकिन दूसरी गोली का क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि तुमने या प्रवीणा से ही गलती से ये हादसा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने ये जानबूझकर नहीं किया है, क्योंकि क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन में मैंने सब कुछ पता
पता लगा लिया था। ये कहकर अप्पू अब सारे सबूत अजय के सामने ही जला देता है और कहता है कि जो भी कुछ हुआ उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह होते ही अप्पू फिर से इसी केस की जांच शुरू कर देता है, क्योंकि पिछले दिन का वो सब कुछ भूल चुका था। अब ये सिलसिला रोज चलता है और आज तक चल रहा है। कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये सब सुनकर अपर्णा बहुत दुखी होती है। इसके बाद अजय और अपर्णा कुछ काम से नागपुर जाने लगते हैं। अब क्लाइमेक्स की बात करें तो हम समझ पाते हैं कि अप्पू अपनी गन को छुपा देता है ताकि किसी को शक ना हो कि आखिर क्या हुआ। लेकिन चूंकि हर बार सच जानने के बाद अप्पू पैनिक में आ जाता था, तो वो सब कुछ भूल जाता था और अगले दिन उसे फिर से अपने पोते के बारे में याद आता है, तो वो फिर से इस केस की जांच करने लगता है। अंत में जब वो हर बार अपने बेटे और बहू को दोषी पाता था, तो बार बार उनके सबूतों को जलाने लगता है, जिससे वो जमीन भी काली हो चुकी थी। अपने पिता की हालत देखकर अजय कुछ नहीं कहता, बस देखता रहता है। और इसी के साथ ये शानदार माइंड ब्लोइंग मूवी दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? मूवी की कहानी शुरू में काफी स्लो जरूर है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते चीजें साफ और कहानी में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। खैर, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।